गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिस्ट्री में दूसरे चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं। दूसरा जो चैप्टर था हम लोगों का वह है लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में विशेषकर जानकारी दी गई है। तो आइए हम सब बात करते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में हम लोगों ने किस तरीके से लेखन कला और शहरी जीवन वहाँ का कैसा था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है यहाँ के प्रारंभिक कुछ जीवन के बारे में पढ़े थे और मेसोपोटामिया तथा उसका भूगोल क्या है, किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में उसके आसपास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से यहाँ की शहरीकरण का इम्पोर्टेंस क्या था यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, जो यहाँ की जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वह शहर और नगरी बड़ी संख्या में लोगों के रहने के लिए स्थान नहीं हुआ करते थे। शहरी और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के लिए स्थान तो नहीं हुआ करते थे, जबकि किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियाँ वहाँ पर डेवलपमेंट होने लगी थी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था। जनसंख्या का पॉपुलेशन बढ़ने से वहाँ पर अनेक तरह की कस्बे बसने लगी थीं और उस इलाके में परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता था। इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वहाँ की जो नगर के लोग जो थे वे आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं और उन्हें नगर, गांव, अन्य लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है शहरी क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोगों में उतना उत्पादन नहीं होने पाता जितनी चीज़ों का वे उपभोग करते हैं। उनके आपस में बराबर लेन देन तो होते ही रहते थे। और उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे की औजार की ज़रूरत पड़ती है और वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता था। और वह यह भी नहीं जानता था कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। इसलिए उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित हुआ करती थी। और इस समय के जो लोग थे वे व्यापार करना नहीं जानते थे, व्यापार नहीं जानता। और कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता था। ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की ज़रूरत होती थी। और इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन व्यवस्था की विशेषता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ का जो इसके अलावा यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी में एक सामाजिक संगठन का होना जरूरी था। और ईंधन हो, धातु हो, पत्थर हो, लकड़ी हो, ये चीज़ें जरूरी विभिन्न चीज़ें जो है सो विनिर्माताओं के लिए विभिन्न जगहों से आया करती थीं। और जिनके लिए संगठित व्यापार भंडार की आवश्यकता होती है वहाँ पर उसके लिए अनाज, शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों गाँवों से आते थे और उनके संग्रह और वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसलिए वहाँ पर अनेक तरह की क्रियाकलाप लोग किया करते थे। मुद्रा काटने का काम करते थे और मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए थे। क्योंकि जाहिर है कि किसी प्रणाली में जब कुछ लोग आदर्श देते हैं तो वहाँ दूसरे उनका पालन करते हैं। और इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में ही रखना होता है, क्योंकि रिटन फॉर्म में रहेगा तो चीज़ों की लेन देन करना बड़ा आसानी हो जाती थी। और वहाँ पे मेसोपोटामिया में देखा जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो शहरों में माल की आवाजाही किस तरीके से हुआ करती थी। तो शहरों में माल की आवाजाही स्टूडेंट्स वहाँ पर जो है अनेक तरह के वहाँ पर जैसे बैलगाड़ी वगैरह का प्रबंध किया गया था और उसके माध्यम से वहाँ पर जाया करती थीं। और खाद्य संसाधन तो खैर चाहे जितने भी समृद्ध रहे हों, लेकिन वहाँ पर खनिज संसाधन उतना मात्रा में नहीं था। और दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। वहाँ पर इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की गाड़ियों के पहिए और नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। और औजार, पात्र या गहने
बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वे हमारे विचार से यदि देखें तो वे लोग दूसरे देशों से ही मंगाया करते थे चीज़ों को। और प्राचीन काल में के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी और अनेक प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, और जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात भी करते थे। मतलब आयात निर्यात दोनों किया करते थे इस समय के लोग। और इन देशों के पास जो है, इन देशों के पास खनिज संसाधन की कोई कमी भी तो नहीं थी, क्योंकि मगर वहाँ खेती करने के लिए बहुत कम गुंजाइश थी, और इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो। लेकिन ये देखा गया कि विदेशी जो अभियान चलाए गए वहाँ पर विदेशी अभियान और विनियमों को निर्देशित करने में सक्षम हों। दक्षिण मेसोपोटामिया के लोग ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत कर दिए थे, और वहाँ पर शिल्प हो, व्यापार हो, सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और भारवाही पशुओं को पीठ पर रखकर बैलगाड़ियों में डालकर शहरों तक पहुंचाया जाता था। पशुओं के चारे पर भी काफ़ी खर्च ही होते थे, क्योंकि शहरी व्यवस्था उसका बोझ उठाने के लिए सक्षम ही नहीं था। परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग ही होता था। नदी के सारे लोग आवाजाही किया करते थे, और अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चला करते थे, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों के माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें हों, प्राकृतिक जलधाराएं हों, छोटी बड़ी वस्तुओं के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग हुआ करती थी। और इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण किया गया है उसे पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि दजला फरात नदी के बीच के क्षेत्रों में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुआ था। और यहाँ की मेसोपोटामिया के लोगों का जो लेखन कला शैली थी, वह भी उन्नत प्रकार की थी, क्योंकि वे लोगों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चरित ध्वनियाँ अथवा अर्थ प्रकट करती हैं। तो और वे इसे मौखिक और शाब्दिक भावाभिव्यक्ति भी कहते हैं। और लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं, क्योंकि लेखन या लिपि के बारे में बात नहीं की जाती है, तो उसका अर्थ उच्चरित ध्वनियों जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई हैं वे 3200 ईसा पूर्व की हैं, और वहाँ पर चित्र जो चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं, वहाँ बैलों का, मछलियों का और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं वहाँ से, मेसोपोटामिया से। क्योंकि वहाँ की जो दक्षिण शहर था, उरुक के मंदिरों में आने वाली जो वहाँ की बाहर आने वाली चीज़ें होंगी। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का अस्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में जो लेन देन हुआ करता था अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे, और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। क्योंकि सौदागर जो थे, जैसे देख रहे हैं आप लोग कि सौदागर जो थे वे अपनी अपनी सामानों को लेकर बेचने के लिए उत्साहित हुआ करते थे। और मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, और लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूँथ कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे दिया जाता था जिसे वे आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सकें। और वे चिकना बना लेप जो होता था, सरकंडे की तीली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर किलाकार चिन्ह बना देते थे। और ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती थीं तो पक्की हो जाती थीं। वे मिट्टी के बर्तनों जैसे ही मजबूती हो जाती थीं। जब उन पर लिखा हुआ हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े और सौंपने का हिसाब असंगत या गैर जरूरी हो जाता, तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था, और वहाँ पर वे लोग चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था उस पर जो है सो
ऐसी पट्टी पर जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था, एक ही बार लिखा जाता था। और वहाँ पर ये भी देखने को मिला, ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो कोई नया चीज़ें तो उस पर लिखी नहीं जा सकती थी। इसलिए प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना भी छोटा हो, एक अलग पट्टिका की ही आवश्यकता पड़ती थी जो गूँथ करके मिट्टियों को बनाई जाती थी। इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएँ मिली हैं, जो उस समय के स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं, क्योंकि वहाँ की सभ्यता भी बहुत ही विकसित सभ्यता थी। 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार जो थे वहाँ हो गए थे और भाषा सुमेरियन ही थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब करने के लिए ही नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के स्थानांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने, कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा था। और वहाँ पर मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया था। और अक्कदी भाषा में लिखा कि जो कलाकार लेखन का इस रिवाज जो था सन 1वीं शताब्दी तक और 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। वहाँ पर लेखन प्रणाली में जो थे वो लोग हमेशा ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया करते थे। वह अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, लेकिन अक्षर होते थे, जैसे अंग्रेजी में पुट या ला या इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उन्हें गिल्ली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था और बहुत कुशलता के साथ ये लिखा करते थे इसके ऊपर और अंकन किया करते थे। और इसलिए किस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। इसलिए वहाँ की साक्षरता अगर लेवल देखा जाए तो मेसोपोटामिया के बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे थे और न केवल प्रतीकों चिन्हों की सैकड़ों में थी, तो बल्कि ये अधिक पेचीदा थे, क्योंकि सभी लोग इसके बारे में समझने नहीं पाते थे। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती भी थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता है, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह से की जाती थी कि मेरे अमुक मालिक को उसका अमुक सेवक निवेदन करता है कि मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। तो ये लेखन कला थी उनकी। और सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है कि इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटे को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं, यहाँ तक कि ग्वालों के कान में भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। तो इसलिए शहरी जीवन जो था वहाँ का बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि सब लोग नहीं समझ सकते थे वहाँ की चीज़ों को। तो इसलिए वहाँ पर देखा जाता है कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे उनका रहन सहन, रीति रिवाज और जो मिट्टी की पट्टिकाएँ पर वे लिखा करते थे, मुद्रा बनाया करते थे, तो ये सब व्यापार करने में उनको सहयोग दिया करती थी। क्या करने में? व्यापार करने में उन लोगों को सहयोग दिया करती थी साथियों। तो अगले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की साक्षरता किस तरीके से था, लेखन प्रयोग के बाद उनकी एजुकेशन पॉलिसी कैसी थी, साक्षरता का लेवल उनका कैसा था, इसके बारे में हम लोग पढ़ने की पूरा कोशिश करेंगे साथियों। तो इस तरीके से आज की क्लास को मैं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।